पॉइंट जहां पे पूरा मास कंसंट्रेटेड माना जाएगा। होता तो नहीं है, जैसे मान लो ये पेन है, तो पेन है तो मास तो इसका हर जगह फैला हुआ है भाई, हर जगह प्लास्टिक है, हर जगह मास है, बट इसमें एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके अबाउट ये बैलेंस हो जाता है ऐसे खड़ा करने पे। तो मान लो कि वही पूरा मास है, एक्ट कर रहा है एक ही जगह पर, ध्यान से समझना, ठीक है। आपने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी है, जैसे आप कॉपी घुमाते हो एक जगह घूम जाता है, तो वो उसका सेंटर ऑफ मास है। तराजू, तराजू का बीच में होता है सेंटर ऑफ मास, होता है ना। एक्चुअली तराजू में दोनों मास इधर किनारे किनारे लटकते हैं, लेकिन फिर भी बीच में बैलेंस होता है ना। तो सेंटर ऑफ मास मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पे आपको लगेगा कि पूरा मास एक्ट कर रहा है, लगेगा, ठीक है। उसके कुछ इफेक्ट भी आपको दिखेंगे, ठीक है, वहां पे वो बैलेंस हो जाएगा। वहीं के अबाउट आप घुमा सकते हो उसको, अगर रोटेट करना है तो वहीं पे एक्सिस बनाओ, घन घन अच्छे से घूमेगा वो, बराबर। चलिए, तो सेंटर ऑफ मास का डिफिनेशन बताया होगा, क्या है सेंटर ऑफ मास? इट इज दैट पॉइंट ये एक ऐसा पॉइंट है, देखो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है, तो अब इसमें मैथ्स आ गया। मैथ्स कैसे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हो, ये एक पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट बताओ x, y, ऐसा पॉइंट होगा, इसमें भी निकाला जाएगा, आपको ध्यान देना भी। तो इट इज दैट पॉइंट, ये वैसा पॉइंट होता है ऑन विच, जहां पर ऑन विच द इंटायर मास of system can be considered to be concentrated, can be ऐसा माना गया, देखो पक्का है नहीं बट माना गया है, ठीक है। can be considered to be concentrated, समझ में आया? जैसे मान लो ये ऐसा है, प्लेट है रेक्टेंगुलर, 2 kg वजन का है, तो 2 kg तो सब जगह फैला है, लेकिन आप इसका एक पॉइंट लेकर के, सेंटर ऑफ मास लेकर के बोल सकते हो कि पूरा का पूरा ये पॉइंट 2 kg का है। हजम नहीं हुआ होगा, समझते हैं। पूरा प्लेट 2 kg का है, लेकिन आप इसको यहां पर उठाओगे, यहां पर ऐसे पॉइंट लगा उठाओगे तो 2 kg वजन महसूस होगा आपको अकेले एक ही पॉइंट पे, होगा कि नहीं होगा? तो इस पॉइंट के अबाउट हम मान लेंगे क्या है इसका, अगर ये सेंटर ऑफ मास है तो ये 2 kg का अकेले पॉइंट होगा। ये पूरे प्लेट को सोचने की कोई जरूरत नहीं है, समझ में आ गया सबको? सेंटर ऑफ मास क्या हो गया? एक ऐसा पॉइंट जिसपे पूरे ऑब्जेक्ट का मास माना जाएगा, ठीक है, माना जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? जैसे ये गोला है, ये पूरा गोला 5 किलो का है, 5 kg पूरा फैला है, ऐसे प्लेट है, गोल प्लेट थाली। अब इसका एक सेंटर ऑफ मास होगा, पॉइंट होगा, यह इसका सेंटर ऑफ मास। तो पूरा का पूरा मान लो ये प्लेट आपका का मास m है, तो ये पॉइंट, अकेले पॉइंट का मास हम क्या मान सकते हैं? ये प्लेट को बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मान लेंगे कि ये पॉइंट मास है m kg का, ये पूरा प्लेट है। क्लियर हो गया? तो एक ऐसा पॉइंट जहां पे पूरे मास को क्या माना जाता है? कंसंट्रेटेड, इकट्ठा हुआ मान लिया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया सबको? चलिए, तो हम आपको कल भी समझा दिए थे, ओके। अब सबसे पहली बात करते हैं, अगली बात, कि जो भी सिमेट्रिकल फिगर्स होते हैं, जैसे ये देखो सिमेट्रिकल फिगर है, जो भी सिमेट्रिकल फिगर है जो आप मैथ्स में पढ़ के आए हो, उनका सेंटर ऑफ मास निकालने का कोई फार्मूला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका सेंटर जो होता है वही उनका सेंटर ऑफ मास है, समझा? चलिए देख लेते हैं कुछ। सेंटर ऑफ मास ऑफ सिमेट्रिकल फिगर्स, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिमेट्रिकल फिगर्स इज geometrical center of object, मतलब जो उसका ज्योमेट्री में आप सेंटर पढ़े हो, ज्योमेट्री मैथ्स, वही वाला सेंटर उसका सेंटर ऑफ मास होगा। जैसे हम आपको कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे मेरे पास एक रॉड है, एक सेकेंड, ये सिमेट्रिकल फिगर हम यहां लिखेंगे और उसका सेंटर ऑफ मास हम बता देंगे कहां पे है, ठीक है। जैसे हमारे पास एक रॉड है, रॉड ये इतना बड़ा है, इसकी लेंथ कुल L मीटर है, तो बताओ इसका सेंटर कहां आएगा? बिल्कुल बीच में, L/2 पे। कितने दूर पे आएगा? L/2 पे। ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया। यहां से कितने दूरी पर आएगा भाई? आधे पे, तो L/2
2 होगा कि नहीं होगा, यानी कहां आएगा, एकदम बीच में आ जाएगा इसका सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास इक्वल टू L/2। दूसरा आप मान लीजिए एक रिंग है, रिंग जानता है ना, ऐसा किनारे में वो रहता है जैसे चूड़ी, चूड़ी आपका कोई भी रिंग, साइकिल का रिंग, मोटरसाइकिल का रिंग, तो रिंग में बीच में तो खाली रहता है, फिर भी बीच में इसका एक सेंटर होगा, इसका सेंटर बीच में होगा ना, हवा में होगा लेकिन होगा, ठीक है। तो यहां पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा, ये है इसका सेंटर ऑफ मास। कहां होगा इसका सेंटर ऑफ मास, जहां इसका सेंटर है, जहां पे इसका सेंटर है। देखो ये साइकिल का चक्का है, यहीं पर ऐसा रिंग फंसा होता है, गोल गोल घूमता है यहां से, क्लियर है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। उसके बाद आपका मान लो ये रिंग हो या डिस्क हो, दोनों एक ही होता है। डिस्क और रिंग में अंतर क्या है, डिस्क ऐसे पूरा भरा होता है और रिंग बीच में खोखला होता है, क्लियर है। अच्छा, कोई स्फीयर हो या कोई सर्कल हो, देखो दोनों में अंतर है, लेकिन उसका सेंटर तो एक ही होगा ना, स्फीयर हो या सर्कल हो, उसका सेंटर यही होगा, मैथ्स वाला सेंटर सब बराबर। इनका भी सेंटर होगा COM, इनका भी सेंटर होगा COM, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करो रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल या स्क्वायर, तो इनका सेंटर ऑफ मास कहां आएगा, जहां पर डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे। कहां आएगा सेंटर ऑफ मास, जहां पर डायगोनल बाइसेक्ट करेगा, ये हो गया सेंटर ऑफ मास। समझ में आ गया सबको, बाइसेक्टर ऑफ डायगोनल, एट बाइसेक्टर ऑफ डायगोनल, एट बाइसेक्टर ऑफ डायगोनल। तो आपके पास कोई भी अगर बुक होगी तो सेंटर ऑफ मास टॉपिक जब आप निकालोगे ऐसा लिस्ट बना के उन्होंने दिया होगा, बस आप एक बार उसको देख लेना, ठीक है, बस देखना है, क्योंकि इसका निकालने का कोई फार्मूला तो है नहीं, ये डायरेक्ट बस सेंटर आप जान रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। जैसे आप सिलेंडर का देख लो, सिलेंडर का देख लो, सिलेंडर का सेंटर कहां होगा, खुद से सोचिए। देखो तो हर सिलेंडर में एक बीचों बीच जाने वाली एक्सिस होती है, सिलेंडर में बीचों बीच क्या जाती है बच्चों, एक्सिस जाती है ना, एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं, एक्सिस। और इसके एकदम बीच में मान लो यह है इसका सेंटर ऑफ मास सिलेंडर का, सही है, आ रहा है समझ में। उसके बाद ट्रायंगल, ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, उसके पूरे मीडियंस कटते हैं एक जगह पर, जिसको तुम सेंट्रॉइड बोलते हो, याद है 10th में पढ़े होंगे। सेंट्रॉइड क्या होता है, जहां पे सारे मीडियन मिलते होंगे, तो इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो सेंट्रॉइड होगा, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड यानी मीडियन बाइसेक्टर, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इससे कोई सवाल आपसे पूछी नहीं जाएगी, बट इससे आधारित सवाल बनाया जाएगा। जैसे हम दो ट्रायंगल जोड़ दें, बोले सेंटर ऑफ मास निकालो, दो सिलेंडर चिपका दें, एक रॉड सीधा एक रॉड उल्टा, भी करेंगे हम लोग बहुत सारे सवाल, उसका सेंटर ऑफ मास निकल जाएगा, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई कि जितने भी सिमेट्रिकल फिगर होंगे, सिमेट्रिकल वर्ड का मतलब समझता है साइंस में, जिसको बीचों बीच दो इक्वल टुकड़े में काट सको, सिमेट्रिक मतलब विच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ, समझ में आ गया। इसी किसी भी चीज को आप इसमें से काट लो, दो सेम सेम टुकड़े कटेंगे, कटेंगे ना, तो सब सिमेट्रिकल होता है। और सिमेट्रिकल चीज का सेंटर, उसका जो मैथ्स में सेंटर होना चाहिए वही होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, इतना नोट कर लिया ना आपने। 2 पॉइंट सिस्टम पढ़ना है, मतलब वैसा ऑब्जेक्ट जिसमें दो ही पॉइंट हो, ठीक है, मतलब दो मास भी बोल सकते हो, 2 मास, जो भी 2 बॉडी, जो भी समझो आप, ठीक है, उनका सेंटर ऑफ मास। ध्यान से समझेंगे सेंटर ऑफ मास कैसे निकलेगा। तो हमने आपको अभी थोड़ी देर बताया था कि सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है, पॉइंट का मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी होगा। तो चलो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चलते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फिजिक्स में तो 3D होता है, लेकिन हम लोग समझेंगे 2D में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में हम समझेंगे, और जेड का अपने मन से लिख लिया था, आपको पढ़ाया गया होगा ये चीजें, फैक्टर में भी पढ़ाया होगा हमने, मोशन ने प्लेन में बताया होगा कि 3D को पढ़ने में बड़ा समस्या जाती है। ऐसे सवाल करेंगे हम लोग, एक्चुअली कितने एक्सिस होते हैं फिजिक्स में, 3, एक्स वाई जेड, लेकिन समझने के लिए आप 2 एक्सिस इस्तेमाल करो, और तीसरा एक्सिस अपने मन से, जो एक्स का फॉर्मूला है, जो वाई का वही जेड का आएगा। अब होगा क्या इसमें, जैसे इसमें 2 पॉइंट रहेंगे, देखो ये मान लो एक पॉइंट है जिसका मास m1 है, एक दूसरा पॉइंट यहां पर है जिसका मास m2 है। तो इन दोनों पॉइंट का ओरिजिन से आपका पोजीशन वेक्टर बताना होगा। क्या होता है पोजीशन वेक्टर, ओरिजिन से दूरी, सिंपल। पोजीशन वेक्टर मतलब ओरिजिन से इसको जोड़ दो, ये है पोजीशन,
पोजीशन समझता नहीं क्या भाई, पोजीशन कहाँ हो तुम, तुम्हारा बता देंगे हम पोजीशन। तो ये मान लो पहले मास का पोजीशन वेक्टर है r1, और पोजीशन वेक्टर कैसा होता है आपने देखा होगा, अगर ये 2D है, 2D है तो इसमें दो ही कोऑर्डिनेट होंगे, x में i और y में j। कैसे बनाइए, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, जैसे मान लो इसका कोऑर्डिनेट होगा x1 y1 होगा ना, तो उसमें i j लगा दिया था, x1 i y1 j। ये चीज हमने कहीं बताया होगा आपको, बताया ना, जो भी ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट है उसमें i j लगा दो, पोजीशन वेक्टर बन गया। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ध्यान से प्रेम से देखना तुम। फिर इस दूसरे ऑब्जेक्ट का भी पोजीशन वेक्टर होगा, मतलब इसका भी कोऑर्डिनेट होगा, होगा कि नहीं होगा, x2 y2, तो इसका भी वेक्टर बना दो r2 वेक्टर। ये क्या लिखा हमने, पोजीशन वेक्टर ऑफ m1। फिर इसका पोजीशन वेक्टर लिखो, पोजीशन वेक्टर ऑफ m2 r2, क्या आएगा बताओ, x2i प्लस y2j। बोलो इतना समझा। अब इन दोनों को जोड़ दो, तुम्हारा सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे कहीं आएगा ना, बीचों बीच, ये दो पॉइंट है, यहीं कहीं सेंटर ऑफ मास आएगा। मान लो यहां पर आया, मान लो सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास का भी अपना एक पोजीशन वेक्टर होगा r, होगा कि नहीं होगा, सबका होता है। और इसका मान लो आप x कोऑर्डिनेट को x COM बोलते हैं और y कोऑर्डिनेट को y COM बोलते हैं, COM लगा देते हैं, सेंटर ऑफ मास। तो ये बिल्कुल आप पढ़े होगे बचपन में, वो सेक्शन फार्मूला जैसा, m1 x1 m2 x2, याद और करो। अरे याद करो भाई, बीच में एक पॉइंट आता था तो रेशियो ऐसा ऐसा पढ़ते थे। तो x COM देखो ध्यान से, तो r पोजीशन वेक्टर, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास r कैसे निकलेगा, तो r निकलेगा तुमको m1 r1, देखना m1 r1, यानी इसका पोजीशन वेक्टर प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन आएगा वो इसका पोजीशन वेक्टर इनटू मास और इसका पोजीशन वेक्टर इनटू मास करो, ये फार्मूला आपका, ठीक है। हो सकता है आपको ये समझा नहीं हो तो आप थोड़ी देर वेट करो। r COM का मतलब इसमें दो कोऑर्डिनेट आएंगे, x भी आएंगे और y भी। देखो जब हम r निकाले तो r में फॉर्मूला लिखे हैं, आप कोई समझदार होगा तो बता सकता है कि x COM निकालेंगे तो कितना आएगा फॉर्मूला, यहाँ पे m1 x1 बराबर प्लस m2 x2। x1 x2 क्या है, कोऑर्डिनेट्स है, x कोऑर्डिनेट इस x एक्सिस से, x और y क्या होता है, कोऑर्डिनेट, दूरी x से, ओरिजिन से। कहां से दूरी, ओरिजिन से। समझता है नहीं बात तो सबको। जैसे किसी को हमने बताया कि x कोऑर्डिनेट 2, इसका मतलब ओरिजिन से कितने दूरी पे है, 2। अपॉन में क्या करेंगे, m1 प्लस m2, ओके। अब बताओ y COM मतलब, x COM मतलब क्या हुआ, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। हमने फिर बता दे रहे हैं, सेंटर ऑफ मास इज ए पॉइंट, सेंटर ऑफ मास इज ए पॉइंट, और पॉइंट का क्या होता है, कोऑर्डिनेट। पॉइंट कैसे बताए जाते हैं, मास में पढ़ के हो तुम, कोई भी पॉइंट है कैसे बताएंगे, पॉइंट कहां है, तो बताएंगे x का वैल्यू 5, ऐसा हमने बताया पॉइंट 5,6, समझाना तुमको कहां है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इधर 5 6 ऊपर। क्लियर हो रहा है ना। तो ऐसा ही सेंटर ऑफ मास भी बताया जाता है, याद रखना तुमको। तो सेंटर ऑफ मास इज ए पॉइंट, जिसको डाउट यहां पर लिख लेगा, सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट होता है, उसमें x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट्स बताए जाते हैं, उसके लोकेशन को दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए, लोकेशन बताना पड़ेगा ना, किधर है वो भाई, वही तो खोजना है चैप्टर में। करना क्या आपको, सेंटर ऑफ मास पता करना है किसी भी चीज का, वो निकालने आना चाहिए आपको, बस ये आ गया, ये टॉपिक खत्म, यही मकसद है इसका। तो y COM क्या होगा बताइए, m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब देखो इसी तरह तुम समझ गए होगे तो आराम से z COM भी बता सकते हो ना, वही चीज हम बता रहे थे। ये 3 एक्सिस समझने की जरूरत फिजिक्स में नहीं पड़ती है, 2 एक्सिस समझ लो और तीसरा अपने मन से बोल दो। तो z COM क्या हो जाएगा, m1 z1 प्लस m2 z2 अपॉन m1 प्लस m2। ये 2 पॉइंट का सिस्टम है। अब तुम 2 समझ गए, अगर 3 वाला रहता तो 3 3 3 3 हो जाता कि नहीं, हो जाता कि नहीं हो जाता बताइए। 3 पॉइंट सिस्टम, 4 पॉइंट सिस्टम, n पॉइंट सिस्टम, n में n तक जाएगा। ये क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया। चलो पहले क्वेश्चन करेंगे हम लोग, फिर आगे का फार्मूला समझेंगे। कि लिख लिया, जब फार्मूला लिख लेते चलो। फॉर n पॉइंट सिस्टम या 3 पॉइंट सिस्टम लिख लो पहले, पॉइंट मास सिस्टम। अब हम लोग ऐसा नहीं बनाएंगे, बस एक बार बना लिए, अब नहीं बनाएंगे। अब हम लोग ऐसा नहीं बनाएंगे,
अब डायरेक्ट मानेंगे, देखो मान लो यहाँ एक मास है m1, यहाँ एक मास है m2, यहाँ एक मास है m3, तीनों का अपना अपना कोऑर्डिनेट्स होगा, इसका होगा x1 y1, इसका होगा x2 y2, इसका होगा x3 y3 होगा। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा भाई? इनको तुम ऐसे डॉटेड लाइन से जोड़ सकते हो, इनका सेंटर ऑफ मास यहीं कहीं बीच में आएगा, आएगा ना? ओके, तो सेंटर ऑफ मास कहां आएगा तुम ऐसे तुक्का नहीं मार सकते ना यार, उसका वैल्यू बताओ, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट हम खुद ही खोज लेंगे, तो क्या टेंशन ले रहे हो? हम जैसे एक्स यूएम वाई सीएम का वैल्यू बता दो तुम मेरे को, खुद ही हम वैल्यू बताओगे, हम खोज लेंगे, यहां मिलेगा, बीच में मिलेगा, जहां मिलना है मिलेगा। तो बताइए इसका सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा, जल्दी से बता दो, क्या आएगा तो बताओ, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अपॉन में क्या आएगा बताओ, m1 प्लस m2 प्लस m3। अगर हम y सेंटर ऑफ मास पूछते हैं, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, जल्दी बोलो, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाई बोलो भाई m1 प्लस m2 प्लस m3। अभी हम लोग सब ये 2D में पढ़ रहे हैं, कौन से में पढ़ रहे हैं? 2D। देखो सिर्फ एक्स वाई बात करें, अगर 3D में चले जाए तो क्या हो जाएगा, सब में क्या ऐड हो जाएगा, जेड कोऑर्डिनेट। क्लियर है? अभी हमने बनाया नहीं डायग्राम, इसलिए मैं यहाँ जेड मिटा दिए, तुम देखो, क्योंकि ये डायग्राम देख के जेड लिखना मूर्खता है। कोई बोले उसमें जेड कहां है, तो आप जेड वाला एक्सिस बनाओ तो बनाना, नहीं तो छोड़ दो। क्लियर है ना? अगर 3D में चले जाओगे तो इसमें एक एक जेड कोऑर्डिनेट। अब बताइए एन पॉइंट सिस्टम, आप खुद बताइए एन पॉइंट सिस्टम के लिए क्या करोगे, कर लोगे? एन पॉइंट सिस्टम का नहीं कर लेगा भाई, डॉट 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 डॉट, अंत में क्या आ जाएगा, mn xn, और यहां भी डॉट 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 mn प्लस में। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए इसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन भी करते हैं इसमें। देखिए एक मास है आपका, एकदम आसान सा क्वेश्चन लेते हैं। तो एक मास है आपका यहाँ पर 3 kg का, और यहां एक मास है 5 kg का। ठीक है, ये इसका कोऑर्डिनेट है 1,0 और इसका कोऑर्डिनेट है 3,0। समझ रहा है? एक्स एक्सिस पर आ रहा होगा ये 0 0 y 0, मतलब कौन से एक्सिस पे, एक्स पे, अभी बीच में नहीं है। तो बोला गया फाइंड सेंटर ऑफ मास। ठीक है, चलो निकालो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या फॉर्मूला होगा, m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2। तो इसका मास कितना है m1 का 3, x1 कितना है 1 प्लस m2 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5, डिवाइड बाई क्या 3 प्लस 5, 3 प्लस 5। अब 5 15 16 18, 18 बाई 8 आ रहा है ना? आ रहा है क्या? पॉइंट पे बना दो इसको, 2.2, 2.25। ठीक है, चलो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आएगा, 0। देख लो आएगा ना 0, चेक करो, दोनों 0 0 हो तो 0 आएगा ना। तो अब इसका सेंटर ऑफ मास कहां आ रहा है, तुम ध्यान दो थोड़ा, हम कोऑर्डिनेट बता रहे हैं 2.25, 0 पे, यानी देखो ये 1 है, ये 3 है, और ये कहां आएगा 2.25, बीच से थोड़ा सा अलग इधर 2.25, 0 यहीं पर आएगा ना सेंटर ऑफ मास। समझ गया? सबको समझ में आया क्या? चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखना। जैसे अब एक यहां पर ये मास है और यहां पर भी m है, और इनके बीच की दूरी अब हम दे दिए d। तो फाइंड COM। अब एक समस्या है, तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट्स नहीं है भाई, यहां पे कोऑर्डिनेट्स चाहिए ना, यहां तो हम डायरेक्ट दे दिए, तो बस प्रैक्टिस किए पुट करके। तो अब जब तक जैसे x1 y1 कहां से आएगा, तुम्हारे पास है ही नहीं, नहीं ना है, बीच का दूरी है। तो बहुत सिंपल दिमाग है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए क्या है, 2-3 स्टेप हम आपको बता रहे हैं। स्टेप नंबर 1 है कि किसी भी एक मास को आप ओरिजिन मान लो, किसी भी एक मास को क्या मान लो, ओरिजिन। तो यहां पर हम लिख देना स्टेप्स सॉल्व करने के।
इसको बड़े अच्छे से लिख लेना। टेक ओरिजिन एट एनी वन मास। एक मास को ओरिजिन मान लो और बाकी मासेस का कोऑर्डिनेट लिख दो फिर उस आधार पे। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ अदर मासेस विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। विथ रेस्पेक्ट टू WRT भी शॉर्ट में लिखते हैं। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बाकी का कोऑर्डिनेट लिख दो। चलो हम समझाते हैं आपको ध्यान से। दूसरा कलर का पेन लाना पड़ेगा, ठीक है। देखो बच्चों ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से समझो। ये खड़ा हो, तो इसको ओरिजिन मान लिया हमने। ध्यान से देखो, ओरिजिन मान लिया मतलब अब एक्सिस यहीं से जाएगी। देखना मेरे पास दूसरा कलर का पेन है, आपके पास भी होगा, नहीं तो आप अलग डायग्राम बनाना। मतलब अब ये यहीं से ओरिजिन जा रही है। सोचो, ये ओरिजिन हो गया, यहीं से ओरिजिन हो गया, तो यहीं से एक्स और वाई कटेगा ना। अच्छा, मतलब ये ओरिजिन पे है तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है बताइए? 0,0। वेरी गुड। अब ये 0,0 एक्स एक्सिस पे आ रहा। अब तुम सोचो 0 से d दूरी जाओगे तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा? x दूरी गए हम, इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा? बस एक बच्चा बोल रहा है, बाकी लोग मुंह में दही जमा रखे हैं। d,0 नहीं आएगा रे। y कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं। y क्या होता है? हाइट होता है। और ये नहीं समझेगा तो कुछ आएगा नहीं आगे। ये एक्सिस है, अगर हम यहाँ 0 है और यहाँ पर आके खड़े हो गए, ये 2 है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ पर बताओ? 2,0। हाँ, तो वहां क्यों नहीं बोल रहे हो? 2,0 नहीं होगा। एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो वही से अब तो कोऑर्डिनेट्स आ गया। कोऑर्डिनेट्स आ गया कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको? इधर भी हम ओरिजिन मान सकते थे, फिर इधर आते थे तो -d आता था। तो किसी को भी ले सकते हो, ऐसा रूल नहीं कि पहले वाले को लो। मान लो हम यहाँ ओरिजिन मान लेते हैं, यहाँ x और y कट रहा है, तो ये 0, 0 और ओरिजिन से अब हम इधर आएंगे तो कौन सा होगा? निगेटिव होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आता था फिर? -d,0 तो भी बनता था और सही आंसर आता था। बोलो, सबको समझ में आई? ये तो इजी हो गया क्योंकि कोऑर्डिनेट्स दिए थे। बट कोऑर्डिनेट थोड़ी दिख के देगा आपको दे देगा 2 मास से इतना दूरी पे, आप बताओ खुद सेंटर। तो आपको क्या करना है? एक मास को क्या मान लेना है? ओरिजिन। और ओरिजिन मानने के बाद क्या करना है? कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो जो ओरिजिन है वो तो 0, 0 हो गया। अब तुम सोचो, ये सीधे सीधे गया ना, एक्स एक्सिस है, तो इधर सीधे सीधे जब आप जाओगे तो कितना दूरी गए? ये कितना है दूरी? d। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? d, 0। तब आप इसका XCOM YCOM लिख लोगे, आराम से लिख लोगे ना भाई। M1 क्या है? M ही है। M1 X1 M2 X2 अपॉन M1 प्लस M2 कर लेंगे। करके बताओ कितना आ रहा है? d/2,0 आना चाहिए। और इनके बीच की दूरी है d। कितनी दूरी है? d। फाइंड COM। तो कैसे करेंगे बताओ जल्दी से? क्या करोगे जल्दी बताओ? चलो हम ही बता दें। तो यहां पर से आप एक ओरिजिन मान लोगे। इसको क्या मान लोगे? ओरिजिन। जिसको ओरिजिन मानेंगे उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0,0। अब यहां से d दूरी इधर गए, यहां से जब d दूरी इधर गए तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? d,0। क्लियर है ना? आपको अगर फील नहीं आ रहा हो, देखो जो समझदार है उसको समझता है। कुछ लोगों को समझ में काम आता है तो अपना ऐसा बना लेगा भाई कॉपी में। एक्सिस बना ले, यहां पर m बना ले, फिर यहां पर 3m बना ले, ठीक है? तो आपको ज्यादा समझ में हो सकता आ जाए। ये फिर 0,0 और फिर ये d,0। क्लियर है? जिसको नहीं आ रहा है वो ऐसा कर सकता है। आ रहा है तो फिर इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो आप बताइए, XCOM आराम से निकल जाएगा। M1 X1 अब हम डायरेक्ट करेंगे, m,0 प्लस M2 X2 यानी 3m, d अपॉन m प्लस 3m। सही है? क्या आ जाएगा? 3m d अपॉन 4m। m से m कट गया, 3/4d। 3/4d मतलब क्या हो गया बताओ? 0.75 आएगा ना? YCOM कितना आएगा? 0। y कोऑर्डिनेट 0, 0 है तो 0 आएगा ना भाई। तो तुम ध्यान दो, इसका सेंटर ऑफ मास कहां आ गया?
तुम ध्यान दो बच्चों, थोड़ा सा समझते हैं इसको और से फिर से बना के बड़ा इंपॉर्टेंट एक कंक्लूजन बताएंगे। ये एक m मास है और ये एक 3m मास है और इनको जोड़ने वाली ये बीच की लाइन है और ये इसका एकदम बिल्कुल मिडल पॉइंट हो गया आधा। ये हो गया d/2। तो सेंटर ऑफ मास d/2 पे नहीं आया, इधर आया थोड़ा सा। देखो d/2 मतलब 0.5d, d/2 मतलब यहाँ पे कितना है 0.5d है, यहाँ पे है ना 0.5d, लेकिन 0.75 है, यहाँ पर आया कि नहीं आया? यानी सेंटर ऑफ मास भारी वाले ऑब्जेक्ट से पास में आता है। ये आ गया COM, थोड़ा ध्यान दो। यानी सेंटर ऑफ मास भारी ऑब्जेक्ट के पास आता है, और ये सही बात भी है। तुम थोड़ा ध्यान दो, जैसे मान लो तुम किसी चीज को उठा रहे हो, इधर से भारी है उधर से हल्का है, तो अपन बीच से उठाएंगे तो ये ऐसे झुक जाएगी। सोचो जैसे मेरे घर में एक टेबल है, वो टेबल में एक साइड ड्राच है और एक साइड नहीं है, तो जब भी हम लोग उसको उठाते हैं तो इधर बहुत भारी लगता है, जान निकल जाती है क्योंकि ड्राच है पूरे, इधर नहीं है। तो आप उसको बीच से उठाओगे तो उठेगा क्या? नहीं, ये तो हिस्सा दब जाएगा ऐसे। अब उसको क्या करो, जिधर भारी है उधर थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, अब उठाओ। हाँ, ये लंबा भी रहेगा फिर भी हल्का है, चल जाता। बोलो फील हुआ कि नहीं हुआ? सबने देखा ऐसी चीजें? कहीं पर ऐसा देखे हो भाई? देखा है भाई? जिधर भारी है उधर पास से जाकर उठाओ तो वो उठ जाएगा, हल्का वाला तो उठता छपना। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे नोट में लिख भी लेते हैं। क्या कि सेंटर ऑफ मास क्लोजर होता है हेवियर ऑब्जेक्ट के। पहली चीज नोट में, अब नोट नंबर 1, रियलमी नोट 1, बराबर। अब सुनो, ये क्या है? सेंटर ऑफ मास इज क्लोजर टू हेवियर ऑब्जेक्ट। ठीक है, भारी ऑब्जेक्ट के पास में होता है सेंटर ऑफ मास, दूर ऑब्जेक्ट इससे दूर। तो 0.75d यहां से देखो, ये ओरिजिन है, हर दूरी कहां से नापी थे? ओरिजिन से 0.75d पे है। तो इससे कितने दूरी पर होगा बता सकते हो? 3m से कितने दूरी पर होगा? अरे माइनस कर ये एक ओरिजिन है ना भाई, ये ओरिजिन है, हर दूरी कहां से नापी जाती है? ओरिजिन से। तो ओरिजिन से 0.75d बताओ ना, तो ये ओरिजिन से 0.75d है यहां तक। टोटल कितना था? d, तो ये कितना बचेगा बताओ ना जल्दी से। d माइनस 0.75 तो कितना आएगा वो भी हम ही बता दें, 0.25d। भाई कुछ भी पूछ सकते ना पेपर में आपको कंफ्यूज करने के लिए, नहीं आएगा 0.25d। तो यहां से आया 0.75, यहां देखो तुम इसके पास में और इससे दूर है। क्लियर हो गया? बोलो ये बातें समझ में आ गई सबको कि नहीं आई? ओके, दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, तीसरा हो गया, चौथा। तो यहां पर एक मास है 2m, यहां पर मास है m, m 2m 3m 4m। तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। फाइंड COM। चलिए लग जाते हैं काम पे हम लोग। सबसे पहला काम क्या है? एक को ओरिजिन मानना, इसको 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 किसी को भी मान सकते हो, ठीक है? आंसर सेम ही आएगा। हमने आपको इसमें बताया था अगर आप इसको ओरिजिन लोगे तो भी आंसर वही आता था। तुम घर से ट्राई करना, इसको ओरिजिन मानना 0 0, इसको लेना -t, 0 और फिर देखना सेम आंसर आता है कि नहीं। ठीक है, देखना करके, कुछ नहीं अलग सेम ही आएगा। बोलो तो हम करके दिखा दें, दिखा देंगे, कर लोगे? बोलो बच्चों, तुम लोग को लग रहा है, भरोसा लग रहा है कि इसको ओरिजिन माने तो यही आंसर आएगा? किसी को भी ओरिजिन मानोगे वही आंसर आएगा, सेंटर ऑफ मास बदलेगा नहीं। यहां आया तो यहीं पे आएगा। बोलो करना है कि कर लोगे? चलिए, तो पहला स्टेप क्या बोलता है? एक को सेंटर ओरिजिन मानो। देखो इसको माने हम ओरिजिन, ध्यान दो। अच्छा, ये एक स्क्वायर है, इसका साइड गिवन है, देखो ये बोल रहे हैं, ये एक स्क्वायर है जिसका सारा साइड कितना है? a। ओके, अब क्या है? इसको आप ओरिजिन मान लीजिए। इसको क्या मान लीजिए? ओरिजिन। तो हम सोल्यूशन कर रहे हैं अलग कलर के पेन से, तो इसको ओरिजिन मानोगे। जैसे ये 0, 0, अब आप यहां से इमेजिन करिए x एक्सिस और ये सॉरी y, और ये कौन सा एक्सिस? x। तो आप बताओ इसका कोऑर्डिनेट, झट से बता दो यार, बेइज्जती मत करो, अपने 10th पास हो। 4, 0
4 कॉमा 0 4 कहां से भाई, इसका मास है 4, यहां से कितना गए हो, ए गए हो ना, a कॉमा 0। अच्छा यहां बताओ, यहां पर ऊपर गए तो 0 कॉमा 0, गुड, वेरी गुड वेरी गुड, 0 कॉमा ए। अब तुम सोचो यहां पर कोई है, तो ऐसे ए गए और ऐसे ए गए, तो बताओ कितना होगा इसका, ए एक्स में गए ए वाई में, तो कितना इसका कोऑर्डिनेट आएगा, ए कॉमा ए। क्लियर हो गया तो बोलो बच्चों। चलिए तो अब निकालते हैं हम लोग सेंटर ऑफ मास, बस अब आसान हो गया। अब हम लोग निकालेंगे एक्स सी यू एम, राइट। 4 मास है, चारों का लेंगे, चारों लेंगे ना। तो देखो क्या लेंगे बताओ, इसका मास और कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई करते जाना है। 0,3m प्लस इसका बोलो a,4m प्लस a,m प्लस 0,2m हो गया, चारों डिवाइडेड बाई चारों मास का सम 3m प्लस 4m प्लस m प्लस 2m। बोलो आया नहीं आया, कितना आ रहा है, ये 0 ये 0, 4 एकम 4 और एक 5, 5am, सही बोल रहे हैं, 5ma डिवाइडेड बाई 4 ये कितना आ रहा है, 10m, m से m कट गया, 5 से 10 कट गया, तो कितना आ गया a/2। ओ यहाँ बीचों बीच आ रहा है, x कोऑर्डिनेट आ रहा है बीचों बीच, y भी आएगा भाई। चलिए YCOM बता रहे हैं, YCOM देखो, y कोऑर्डिनेट और मास को मल्टीप्लाई करो, 0,3m प्लस यहां पर आ जाओ 0,4m प्लस यहां पर आ जाओ a,m प्लस 0 कैसे भाई, a,2m, y कोऑर्डिनेट है ना, अपॉन में तो सेम ही आता, नीचे वाला 10m आएगा। अरे 10 बार प्लस करोगे क्या, एक बार कर लिए ना। ऊपर कितना आ रहा है, 2 और 1 3, 3ma अपॉन 10m, m से m कट गया, 3a/10 बोले तो 0.3a। चलिए तो कोऑर्डिनेट तो निकल गया सेंटर ऑफ मास का, एक्स कोऑर्डिनेट है a/2। चलिए ये है कोऑर्डिनेट, समझ रहा है, पॉइंट है, हमेशा याद होगा सेंटर ऑफ मास है पॉइंट, मैथ से पूरा इसमें जो भी 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा सब समझ रहा होगा उसको। अब चलिए उसको हम दिखाएंगे, देखो ध्यान से देखो, यहां से आप चले आइए, यहां से आप चले आइए a/2, यहां चले आए बीच में, नहीं चला है भाई, और उसके बाद इसका देखो, एक काम करो, इसको ना ऐसे ऐसे काट लो 2 पीस में, टुक 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 टुक। ये क्या हो गया बताइए, बीचों बीच a/2 का टुकड़ा, a/2 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब देखो यहाँ a/2 है बिल्कुल, और यहाँ भी कितना है, हाइट में भी a/2। अब हमको यहाँ से x कोऑर्डिनेट तो a/2 आना है, y कोऑर्डिनेट 0.3 है, a/2 मतलब 0.5, यानी थोड़ा कम ही ऊपर जाएंगे ना, इससे यहाँ पहुंचेंगे ना। बोलो समझा कि नहीं समझा, समझा नहीं समझा। ये देखो ये हो गया 0.5a, a/2 मतलब 0.5a होता ना भाई, और कॉमा कितना, बोलो समझा, सबको समझ रहा है कि नहीं। अब हम एक बात बताते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से सुनना। क्या इंपॉर्टेंट बात है, नोट में इसको सुनेंगे हम लोग, सवाल बनाओ, कुछ सीखो तो लिखते जाओ। तो तुमने एक चीज देखा था, पहला सवाल जब बनाए होगे m मास का d दूरी पे, तो इसका सेंटर ऑफ मास बराबर d/2 पे आया था। जब दोनों तरफ इक्वल मास रहे तो सेंटर ऑफ मास कहां आएगा, बिल्कुल बीच में, ठीक है। सेंटर ऑफ मास ऑफ इक्वल मासेस इज एट मिडल। ये बात क्लियर है ना, बस अच्छी बात है। और अभी ये कॉन्सेप्ट पढ़े तुम कि अगर एक तरफ भारी रहे और तरफ हल्का रहे तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा भारी की तरफ खिसक जाएगा। अभी दोनों कॉन्सेप्ट को मिलाते हैं, देखो इसमें x भी है y भी है, ध्यान से देखना, इसको काट दो बीच से, इधर सोचो, इधर प्लस करो, m और 4m मिला के कितना बताओ इधर, और इधर कितना वजन है 5m, और इधर कितना वजन है, दोनों तरफ 5m
सोचो तो इसका सेंटर कहां आएगा, बिल्कुल बीच में, ये देखो a/2, एक्स कोऑर्डिनेट a/2 आया। बोलो मेरा आइडिया समझ में आ रहा है, तुम जल्दी बना लोगे, इतना करना नहीं पड़ेगा। समझ में नहीं आया फिर से, तो किसी भी ऑब्जेक्ट में आपको देखना है कि लेफ्ट राइट में कितना वजन है, टॉप और बॉटम में कितना वजन है, ये देख लिए तो सेंटर ऑफ मास ऐसे ओरल बता दोगे तुम। देखो कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट से सारे सवाल बन जाएंगे, एटलीस्ट बनेगा नहीं, लेकिन हम ऑप्शन देख के तुक्का भी मार पाएंगे। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसको देख करके बता देंगे सेंटर ऑफ मास। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर दोनों तरफ बराबर अगर मास आता है तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में आएगा। ये चीज हम लोग यहाँ पे पढ़नी है, पढ़े है ना, ये तुम देखे हो ना, d तो d/2, दोनों तरफ बराबर मास है तो बीच में आता है। ओके, दूसरा कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर दो तरफ है, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, कैसे भी हो, और एक तरफ भारी रहेगा एक तरफ हल्का, तो सेंटर ऑफ मास किसके तरफ खिसक जाएगा, भारी वाले के तरफ। ये बनाए थे हम लोग क्वेश्चन, देखो इधर चला गया था, 3m के पास में है। अब इन दोनों को मिलाकर के सब सवाल बनता था बिना बनाए भी। देखो कैसे, देखो आप किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास है तो उसको ऐसे खस खस काट देना, 2 पीस, एक एक्स एक्सिस काट देना और एक वाई एक्सिस से काट देना। काट दिया हमने, पहले इसको देखो, इधर से काटे, जब इधर से काटे तो 2 टुकड़े हुए, इधर और इधर। अब इधर के टुकड़े का वजन देखो पूरा कितना आ रहा, कितना आ रहा इधर का वजन पूरा 5m, और इधर का 5m, दोनों बराबर है तो सेंटर ऑफ मास कहां आएगा, बीच में। यानी इधर, समझ में आ रहा है, इन दोनों का बीच में सेंटर ऑफ मास, यानी इसी लाइन पे कहीं आएगा सेंटर ऑफ मास। एक्स कोऑर्डिनेट बस निकला, क्या निकला, एक्स कोऑर्डिनेट। अभी बाई निकालेंगे, अब देखो, अब ऐसे काटो, खस ऐसे काटो, काट दो, ऊपर जोड़ो कितना मास है 3m, और नीचे जोड़ो 6m, 7m, 7m, तो नीचे क्या है, भारी। तो सेंटर ऑफ मास कहां, सेंटर से नीचे दबेगा, सेंटर ऑफ मास सेंटर से नीचे दबेगा। ये देखो सेंटर था इसका, उससे नीचे दब गया कि नहीं दब गया, बोलो समझा नहीं समझा, समझ गया कि नहीं समझ गया। अब तुम बोलोगे सर हमको कहीं पता 0.3 होगा, तो 0.3 तुम थोड़ी निकालोगे यार, तुम्हारा 4 ऑप्शन रहते हैं ना पेपर में, 4 ऑप्शन देख करके तुम तुक्का मार सकते हैं ना। वो ऐसा ऑप्शन देते हैं 0.5, 0.5, ऐसे ऐसे कुछ कुछ देते हैं, उसमें से एक ऑप्शन हमको दिखेगा सेंटर से नीचे वाला, तो मार देंगे। समझ में आया नहीं आया, बोलो आया कि नहीं आया। ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। अभी कुछ क्वेश्चन हम लोग इसी आधार पे बना देंगे। चलिए, तो आप इसको नोट कर लिए, अच्छी बात है, नोट कर लिए ना कि नहीं कर दिए। ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, जैसे ये स्क्वायर था उसी तरह की इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जिसके पूरे साइड्स ए है, और इसके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तीनों कोना पर m मास रख दिए हैं। तो इसको भी कोई तुक्का मार के एक पॉइंट पता कर लेगा, तो वैसे काट दो, कुछ इधर m इधर m, एक्स कोऑर्डिनेट तो पक्का सेंटर पे आएगा, a/2 निकल गया, ओरल एक्स कोऑर्डिनेट ओरल निकाल दिया हमने। अब y बस तुमको निकालना है, y बीच में नहीं आएगा, क्यों, देखो ऊपर m है नीचे 2m, तो बीच में तो नहीं आएगा, बीच से थोड़ा नीचे आएगा। तो देखो बहुत काम आएगा, दिमाग लगाओ, फाइंड COM। चलो करो रे, सभी लोग ट्राई करें, बाकी लोग ये कॉपी कैट करें। लो बच्चों, ये ओरिजिन है आपका, तो इसको 0,0 लिख दीजिए फट से, एक कोऑर्डिनेट मानते हैं, और यहां से बना दो आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस। हाथ मेरा हिल रहा है, वाइब्रेशन मोड में आ गया, ये हो गया एक्सिस, ठीक है। अब अगर ये ए है, ये ए है ना बे, सब ए है क्या, ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। तो देखो सबसे पहले ये कोऑर्डिनेट बताइए कितना होगा, a,0, ये कितना होगा ये नहीं बता सकते, क्योंकि ये इसका पता करना होगा ये कितना है। तो आप इसको यहां से एक और लाइन डॉटेड बना दो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये a/2 हो जाएगा, ये 90 है तो ये पाइथागोरस से ये लेंथ निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, नहीं निकलेगा भाई, तो ये निकलेगा, तो हाइट निकल गया कि नहीं, पकड़े लो। तो देखो ये आपका पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल लो, नाम देना पड़ेगा कुछ इसको, ABCD, तो अपने को CD निकालना है, तो CD कैसे निकलेगा, √a²
-a/2 का होल स्क्वायर होगा। तो a का स्क्वायर -a²/4, 4 1 जा 4, तो कितना आ जाएगा 3a²/4 अंडर रूट, यह आएगा √3a/2, यानी ये ऊंचाई हो गया, ये ऊंचाई कितना हो गया √3a/2 हो गया। तो ये कोऑर्डिनेट भी मिल गया तुमको, कितना आ गया बताइए, एक्स कोऑर्डिनेट। देखो एक्स दूरी को बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट किसका है इसका बताइए, a/2, समझा क्या रे? एक्स कोऑर्डिनेट इधर से दूरी को ही एक्स बोलते हैं ना भाई, और ऊंचाई को y बोलते हैं। तो y कितना है अंदर √3/2a। अब तीनों कोऑर्डिनेट तो निकाल ही दी इस अपन, तो नहीं एक्स COM y COM निकाल लोगे? निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे बताओ? एक्स COM क्या होगा 0,m प्लस m, a प्लस m, a/2 अपॉन 3m, सही है। ma प्लस ma/2 अपॉन 3m, एलसीएम ले लो तो 3ma हो जाएगा, 3ma अपॉन 2 इंटू 3ma, 3m कट a/2। ये तो निकालना भी नहीं चाहिए था हम लोग को, क्योंकि हमने बोला बीचों बीच आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो पक्का a/2 आने वाला था। अब y COM देखना है बस, y COM तो 0,m प्लस यहां भी 0,m प्लस यहां पर है √3a/2, m डिवाइडेड बाई 3m, क्या गया अंडर √3am/2/3m, m से मर गया, 3 भी ऐसे लिख सकते ना इसको नीचे में, m से मर गया, 3 से रूट भी मार सकते हो अगर चाहो तो a/2 √3, सही है क्या? देखो तो √3 से 3 को काटेंगे बचेगा ऐसा, तो निकल गया इसका a/2 √3, थोड़ा सा नीचे यहाँ पर, यहाँ कहीं आएगा, ये हो गया इसका COM। कितना कोऑर्डिनेट आ गया a/2, बोलो समझा नहीं समझा? चलिए एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, बना दीजिए फट से, समझ गया तो। यह क्यूब है, 3D होगा, ये 3D आ गया अभी तक, देखो आप 2D कर रहे थे, अब ये 3D हो गया। ये 3 एक्सिस है बच्चों, ये Z है, ये X हो गया, ये Y, ये क्यूब के सारे साइड A है, क्यूब है, क्यूब का साइड इक्वली होता है, सबको पता है। और सामने में जो मास रखा है 2m, 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 पीछे में रखा है m, 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 ठीक है। फाइंड COM, x y z तीनों निकालना पड़ेगा, 3D है ये, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट। चलिए बना के देखिए, तो ट्राई करिए। दवा इधर सभी लोग ध्यान दे, ओरिजिन ये है, ये तो क्लियर है। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,0,0, अभी तीनों लिखना पड़ेगा। एक बात हमेशा याद रखना कि किसी भी एक एक्सिस पे बाकी सब लोग 0 होते हैं, जैसे एक्स एक्सिस पे y 0 z 0, इसलिए तुम 2D तो पढ़े हो ना जी, 2D वाला कॉन्सेप्ट 3D में घुसा दो। एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता था, तो y कोऑर्डिनेट पे एक्स एक्सिस 0, तो उसी तरह यहां पर जब हम x कोऑर्डिनेट पढ़ाएंगे तो यहाँ y और z दोनों 0 होगा। चलो देखते हैं कैसे। यहां से देखो कितने दूर यहां गए a, तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, y कोऑर्डिनेट हाइट नापती है, देख लो दिमाग में फील करो, x दूरी, y हाइट और z सामने कितना है, तो सामने तो आए नहीं, ऊंचा तो गए नहीं, तो दोनों कितना हो जाएगा 0 0। ऐसे भी हमने बोला x पर y और z 0 होगा। अब चलो इधर आ जाओ, अब यहां से इधर आ गए, अब देखो ध्यान से, दूरी हाइट, दूरी हाइट,
यानी एक्स भी ए वाई भी ए, जेड जीरो। बोलो क्यों जेड जीरो? जेड सामने आने पर आता है। अब यहां पर आ जाओ, इसका कोऑर्डिनेट देखो, बस तुम ऊंचाई में गए हो, ओरिजिन से देखा जाता है हर चीज को। ओरिजिन से तुम ए ऊपर गए तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताइए? ए कॉमा नहीं सॉरी एक्स जीरो, वाई कोऑर्डिनेट ए और जेड कोऑर्डिनेट जीरो। क्लियर हुआ? वाई एक्सिस पे बाकी दो लोग जीरो। समझा क्या भाई? अब देखो ये जेड एक्सिस है, पहले एक्सिस वाला लिख लो। जेड एक्सिस पे बस जेड ए होगा, बाकी सब क्या होगा बताओ? जीरो जीरो। बोलो अब अपने को बच गया ये वाला। देखो यहां पर तो भाई ओरिजिन से ए इधर आए जेड एक्सिस पे, कितना है? जेड पे, और इधर गए तो ये क्या है? ये एक्स है। ऐसे गए तो क्या है? एक्स। तो एक्स में ए, जेड में ए, वाई में जीरो। क्यों? हाइट नहीं है। बोलो क्लियर हुआ? इस पे आ जाओ, ओरिजिन से देखना। ओरिजिन से आप ऐसे आए, ऐसे गए, ऐसे आए तो ये जेड है, ऐसे गए तो क्या है? ये वाई बराबर। तो एक्स जीरो है, वाई ए है और जेड भी ए है। बोलो आ रहा है नहीं आ रहा है? अब ये सामने वाला बचा, इसमें सब ए होगा। देखो कैसे, ओरिजिन से आप एक्स ऐसे आए, जेड, ये एक्स और ये वाई सब ए है। इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा भाई? ए कॉमा ए कॉमा ए। अब तो कर लोगे? कभी भी नहीं करोगे? अब तो कर लेंगे बच्चों ना। तो एक्स सी ओ एम, एक्स सी ओ एम कितना आएगा इसका बताइए? एक्स सी ओ एम आएगा बच्चों ए बाई टू, ए बाई टू। वाई सी ओ एम कितना आएगा? वो भी आएगा ए बाई टू। और जेड सी ओ एम कितना आएगा? जेड सी ओ एम आएगा टू ए बाई थ्री। इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा ए बाई टू कॉमा ए बाई टू कॉमा टू ए बाई थ्री। ये सी ओ एम का एक्स वाई जेड। बोलो समझा नहीं समझा बच्चों? कर लेंगे ना? m1 x1 m2 x2 6 बार। सबको प्लस कर लो, नीचे आता है प्लस करके बाहर आए। सर इसमें अलग अलग नहीं कर सकते? मतलब जैसे वो पीछे का जो है उसका कर लेंगे, पहले एक्स वाई एक्सिस का, फिर बचा वाला जो है फिर एक्स वाई जेड तीन एक्सिस का कर सकते हैं। देखो जिससे नहीं बना, देखो एक्स सी ओ एम, एक्स के लिए क्या करना है? सारे मास को एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करके अपॉन सारा मास। कहीं से एक सिरे से चालू करो। कहां से चालू कर रहे हो? यहां से करें? कहीं से कर सकते हैं, ओरिजिन से करा जाए। पहले पीछे का चार्ट ले लो, फिर सामने का चार्ट। देखो इसको देखो, जीरो इंटू एम, फिर ये देखो ए कॉमा एम, फिर ये देखो ए कॉमा एम, सॉरी फोर ए एम में आएगा, है, 4a में आएगा। फिर यहाँ पर जीरो है, जीरो इंटू एम। ये चारों हो गया। आप सामने का चलो, यहां पर जीरो इंटू टू एम, ये भी जीरो इंटू टू एम हो जाएगा। फिर ये कितना बना? टू ए इंटू टू एम, और ये सामने वाला छूटा तो नहीं, ए इंटू टू एम। तो 3 4 5 6 7 8 होना चाहिए, है ना? 8 सही। अपॉन में देखो ये पूरा मास प्लस करो, 2 4 6 8 और ये 7 8 9 10 11 12, टोटल कितना है? 12 एम है। तो ए एम 2 बार एम, और यहां पर है 2 बार एम। कितना एम आएगा? 4 ए एम अपॉन 12 एम। इससे नहीं आया, देखो क्यों नहीं आया, क्या क्या प्रॉब्लम है? अरे ए बाई 3 आ रहा है क्या? नहीं नहीं, कुछ छूट गया। वो बीच के सामने के दो एम है वो एम ऐड नहीं किए। कहाँ पे? वो उधर ये और एम 2 बार एम हुआ। अच्छा ये 2 और 2 है, सॉरी 2 और 2 ये दोनों है ना? तो कितना हो गया? 4 और 2 6, 6 एम आ रहा है। सही है कि नहीं? ए बाई 2 आया। हाँ। अब वाई सी ओ एम, मेरा ही छाप मत देना, खुद से करो। वाई सी ओ एम करो, यहां से फिर से चालू करो। वाई कोऑर्डिनेट 0 इंटू एम प्लस, यहां पर देखो 0 इंटू एम प्लस, यहां पर देखो ए एम, मल्टीप्लाई लिखो मत, कंफ्यूजन हो जाए सारा। ए एम, फिर यहां पर भी देखो ए एम,
एम ए या ए एम एक ही होता है, एम ए ए एम। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर 2 AM, तो जहां जहां y है वहां पे होगा, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पर भी 0, फिर यहाँ पर 2 AM हो गया, अपॉन में 12M प्लस करो 2 4 5 6, सही है, 6 AM अपॉन 12M, फिर से आ गया a/2 ZCOM। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जहां जहां जेड कोऑर्डिनेट है खोज लो। यहाँ ओरिजिन पे है, नहीं है तो 0 लिखो, यहाँ है जेड कोऑर्डिनेट, नहीं है तो क्या लिखो 0। थोड़ा बनाते बनाते अपने आप दिमाग फास्ट हो जाता है। यहाँ पर 0 है तो क्या लिख दो 0, फिर यहाँ पर भी नहीं है तो 0, सब पीछे वाला 0 हो गया। चलो सामने में सब में जेड हमको लगता है, यहाँ है तो कितना आएगा 2 AM, AM लिखो AMA लिखो, फिर यहाँ पर भी है तो क्या आएगा 2 AM, प्लस 2m, फिर यहाँ पर भी है 2 AM, फिर यहाँ पर भी है 2 AM, 2 4 6 8 AM अपॉन 12M, 4 2 8, 4 3 12। आ गया कि नहीं? बोल रहे नहीं आ रहा है, क्या है यार, हमने कल से जादू कर दिया। तो देखो थोड़ा सा एक चीज समझ लेंगे फिर फॉर्मूला लिखेंगे। जैसे एक M1 मास है, 2 मास के लिए, ये M2 मास है और इनके बीच का दूरी कितना है d। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका कोऑर्डिनेट, इसको ओरिजिन मान लेते हैं 0 0, मानते हैं कि नहीं मानते हैं, इसको 0 0 मान लो, और फिर इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाता है d, 0 आ जाता है ना। फिर आप सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हो, XCOM कैसे निकालते हो, देखो इसमें तो y कोऑर्डिनेट आएगा नहीं, सिर्फ x आएगा, क्यों, क्योंकि ऐसे है ना, लंबा है। अरे y और x दोनों किस में आता है, y इसमें आगे जो y एक्सिस हो गई तो 1 डायमेंशन है, लेंथ है, हाइट थोड़ी है इसमें, ब्रीथ नहीं है ना। YCOM कितना आ जाएगा इसका 0, YCOM 0 है, इसका COM का सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट भी हो सकता है। तो देखो तुम क्या करोगे, यहाँ पर 0 इंटू M1 करेंगे प्लस d इंटू M2 करेंगे, अपॉन में M1 प्लस M2, तो ये COM आपका निकल गया। ध्यान से सुनो, इसका COM निकालने का ट्रिक को थोड़ा ध्यान समझो, इसको ऐसे समझो, देखो तो आपका ये COM कितना आ रहा है, पहले लिख लें अच्छे से, ये आ गया M2 इंटू डी अपॉन M1 प्लस M2। समझना इसको ध्यान से, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कहां से होता है, इससे होता है ना। तो मान लो यहां पर कहीं COM आया, यहां पर, तो ये COM यहां से कितनी दूरी पर है, इस मास से कितनी दूरी पर है, देखो इतनी दूरी पर, M2 इंटू डी अपॉन M1 प्लस M2। थोड़ा समझना इसका ट्रिक क्या हो गया, मतलब पहले मास से सेंटर ऑफ COM निकालना है अगर पहले मास से, तो दूसरा मास इंटू टोटल डिस्टेंस, देखो ध्यान से, इससे निकालना है तो दूसरा मास इंटू टोटल डिस्टेंस, समझा कि नहीं समझा, और अपॉन टोटल मास। समझ में आया कैसे याद रखेंगे आपको कि नहीं समझा? अब अगर समझ गया तो बताओ, अगर M1 फिर ये M2, इसका दूरी r, तो बताओ इधर से COM कितने दूरी पर होगा, जल्दी बताओ। इधर से जब COM आप निकालने जाओगे तो बताओ, इधर से निकालोगे तो ये वाला मास लेंगे तो M1 इंटू दूरी r अपॉन में M1 प्लस M2। समझ में आ गया तो बोलो, आया समझ में? y कोऑर्डिनेट तो हमेशा 0 आएगा, सब 1 डायमेंशन है। क्लियर हो गया? ये आप टेक्निक है, आप इसको अच्छे से लिख सकते हो, जैसे भी लिखना है कि जिस मास से आप सेंटर निकालोगे, 2 पॉइंट सिस्टम में है, सब जगह नहीं है, ये किसके लिए है, फॉर 2 पॉइंट सिस्टम, सब जगह गलत हो जाएगा। 2 पॉइंट सिस्टम, बस 2 ही मास होना चाहिए, कैसे भी, ऐसे भी हो सकता है 1D में, ऐसे भी हो सकता है खड़े में, हो सकता है कि नहीं। मान लो यहाँ M1, यहाँ M2, और आपको नीचे से सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो यहां से अगर आप COM निकालने जाओगे तो क्या होगा, पहला मास, इनके बीच का दूरी कुछ x, पहला मास इंटू दूरी अपॉन में टोटल मास। क्लियर हो गया? यहां से पता चल जाएगा, यहां से चाहिए तो उस हिसाब से कर लो। समझ में आ गया? नहीं आया? लेकिन सिर्फ 2 पॉइंट सिस्टम के लिए, कैसा भी 2 पॉइंट हो तो जल्दी से कर लो, फटाफट करो।
ये सब ठीक है, ये मिटा दें, ये भी मिटा दो। देखो तो फिर से देखेंगे इसको, एक और सेकंड पॉइंट, m1 मास है, फिर ये m2 मास है, इनके बीच की दूरी r है। तो अगर आप इधर से सेंटर ऑफ मास निकाले थे, जिसको आप r1 बोल दो, इधर से सेंटर ऑफ मास मतलब फर्स्ट मास से सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, पोजीशन को r1 r2 लिखते हैं पोजीशन वेक्टर। तो कौन सा लोगे, सेकेंड मास लोगे इनटू दूरी अपॉन में टोटल मास, सही है, होगा ना भाई। यहाँ पे मान लो COM आ रहा, तो और इधर से हम COM देखते हैं R2 पोजीशन वेक्टर फ्रॉम सेकेंड मास। तो R2 कितना आता है बताइए, m1 इंटू r अपॉन में m1 प्लस m2। इसमें क्या देखो, कोऑर्डिनेट नहीं बनाना पड़ा, एक्सिस नहीं बनाना पड़ा, कुछ नहीं, डायरेक्ट वही आंसर आएगा। अच्छा, तो इन दोनों को देख करके एक फॉर्मूला बनाया गया। देखो अगर हम इसको m1 से इंटू कर दें और इसको m2 से, ये दोनों इक्वल हो जाएगा क्या, देखो तो नहीं हो जाएगा। तो इसे फॉर्मूला बनाया गया m1 r1 इक्वल टू m2 r2, समझा, m1 r1 इक्वल टू m2 r2 मतलब पहला मास और मल्टीप्लाई पहले मास से सेंटर ऑफ मास की दूरी, समझना। r1 क्या है, r1 क्या है, r1 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम किससे, m1 से। r2 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम किससे, m2 से। क्लियर हो गया, इससे सेंटर ऑफ मास की दूरी, इससे सेंटर ऑफ मास की दूरी, और दोनों मास। तो ये एक फॉर्मूला है जो बहुत अच्छे से सवाल बनाने का काम आता है, नोट कर लीजिए। चलो तो इस पे एक दो सवाल करके देख लेते हैं हम लोग। तो 2 पॉइंट सिस्टम है जिसमें एक तरफ 6 kg मास है। तो इफ 6 kg मूव्ड 2 मीटर अवे, 2 मीटर दूर चला गया राइट में, बाय व्हाट डिस्टेंस। अब हम मास को चला रहे हैं देखो, बट सेंटर ऑफ मास मोशन में नहीं आना चाहिए। सेंटर ऑफ मास मोशन आते ये पूरे फॉर्मूले गलत हो जाएंगे। याद रखो, अभी तक हम लोग जितने लोग का पढ़ रहे हैं सबका सेंटर ऑफ मास क्या है, एक जगह फिक्स है। लेकिन अगर पूरी वस्तु चलने लगेगी तो सेंटर ऑफ मास भी चलने लगेगा, चलने लगेगा ना, उसके लिए अलग फॉर्मूले हैं। अभी हम लोग उसको अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अभी सेंटर ऑफ मास नहीं चलना चाहिए। देखो, इफ 6 kg मास इज मूव 2 मीटर अवे राइट, बाय व्हाट डिस्टेंस 2 kg मास मूव so that COM remains at देखो COM नहीं चलना चाहिए, मतलब आपके पास दो मास का एक सिस्टम है, एक 2 kg और एक 6 kg। 6 kg इधर क्यों बना है, क्योंकि 6 kg को राइट साइड लेके जाना है। मान लो इनका सेंटर ऑफ मास अभी इधर कहीं होगा शुरू में, इनिशियल, ठीक है। अब देखो सेंटर ऑफ मास हमेशा थोड़ा भारी वाले की तरफ रहता है ना। सेंटर ऑफ मास किसकी तरफ रहता है, भारी वाले की तरफ। अब देखो जब हम इस 6 kg को इधर खींच के ले जाए तो सेंटर ऑफ मास इधर चल जाएगा, क्यों, क्योंकि बड़े वाले की तरफ रहता है। अच्छा, क्या अब क्या होगा, अगर हम 2 को पीछे खींचे तो फिर वापस भी आएगा सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर से थोड़ा सा इसके इधर जाता है ना। तो जब अगर हम इसको पीछे ले जाएंगे तो सेंटर भी पीछे खींचेगा, तो ये पीछे आएगा ना। समझा कि नहीं समझा बताओ। अगर हम इसको ले गए 2 मीटर इधर 6 kg को, तो हमको 2 kg को किधर ले जाना होगा, सामने कि पीछे। सामने ले जाएंगे तो और सेंटर ऑफ मास और इधर जाएगा, सेंटर ऑफ मास चलना नहीं चाहिए। देखो ध्यान से, मान लो जब आप इसको ले गए, जब आप 6 kg को राइट में ले जाओगे, तो जब 6 kg मूव करेगा राइट साइड में, तो सेंटर ऑफ मास भी किधर चला जाएगा, राइट में चला जाएगा, क्योंकि उसके क्लोज होता है। तो 2 kg मास को मूव करो लेफ्ट में,
इसको पीछे ले जाओ तो COM अपने पोजीशन पे वापस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सोचिए, तो जहां था वहीं रहेगा वो, तो इसको हम इधर ले जाएंगे। अब कितना ले जाएंगे ये पूछा है, तो मान लो x ले जाएंगे। तो ध्यान रखना ये जो हम फार्मूला लगाने वाले हैं m1 x1 x एक्सिस में है, तो हमने फार्मूला पढ़ा आपको m1 r1 इक्वल टू m2 r2। इसका मतलब x में लगेगा तो x लिखेंगे, y में लगेगा तो y लिख लेंगे। r क्या है? पोजीशन वेक्टर, x और y दोनों रख सकते हैं। तो m1 x1 इक्वल टू m2 x2। नोट में एकदम लिख लो, ये फार्मूला तभी वैलिड है जब COM चलना नहीं चाहिए। वैलिड इफ COM डू नॉट मूव। इस सवाल में COM चला ही नहीं है, दिख रहा है ना? वही है ना बे, सेंटर ऑफ मास वही है। बोला ऐसा आप इसको किधर ले जाओगे COM नहीं चले? नहीं तो ऐसा क्वेश्चन आया था कि ये चला गया मान लो 2 मीटर, दोनों चले गए, तो COM कहां जाएगा ये पूछ दे तो फिर इस फार्मूले से नहीं बना सकते तुम, क्योंकि इस फार्मूले में क्या दिया है, ये x1 क्या है? सेंटर COM की दूरी पहले मास से है ना, और x2 क्या है? COM की दूरी दूसरे मास से। अच्छी बात है। तो देखो पहला मास 2 kg, उससे सेंटर ऑफ मास की दूरी x इक्वल टू दूसरा मास 6 kg, उससे सेंटर ऑफ मास की दूरी कितनी 2। x का वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए? 6 मीटर आ जाएगा। 2 कट गया नहीं क्या? यानी इसको कितना मीटर ले जाना होगा पीछे? 6 मीटर ले जाना होगा। समझ में आया ये?